नमस्कार। हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। जी हाँ, कल से बजट सत्र है और हरियाणा के इस बजट सत्र पर सबको उम्मीदें हैं कि कुछ बेहतर, चूंकि कोरोना काल के बाद या कोरोना काल के दौरान ये बजट पेश होने वाला है। पहला बजट ऐसा होगा जिसमें वित्त मंत्री मनोहर लाल इस बजट को उस दौरान पेश कर रहे होंगे जब पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व कोरोना के गिरफ्त में है। ऐसे में प्रदेश को भी आगे लेकर जाना है और कोरोना में हुए नुकसान की भी भरपाई करनी है। तमाम मसले होंगे, लेकिन उससे इतर कई मसले ऐसे होंगे जो विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे और इतना तय माना जा रहा है कि ये सत्र हंगामेदार रहने वाला है। विधानसभा के सत्र में विपक्ष की तैयारियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि किन किन मसलों को लेकर वो सत्ता पक्ष को घेरेंगी, किन किन मसलों पर वो के मसले विधानसभा के अंदर गूंजेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, चूंकि इस बार इंडियन नेशनल लोकदल, शायद इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडियन नेशनल लोकदल विधानसभा के सत्र में ना हो, उसका एक भी विधायक ना हो, लेकिन इस बार ऐसा होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की तैयारियां कैसी हैं, ये सुनिए भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से। विश्वास प्रस्ताव जो है कल ही वहाँ देंगे स्पीकर साहब के यहाँ, ताकि वो डिस्कशन के लिए टाइम हमारे को दें और उस पर डिस्कस करें। उसके साथ जो है बहुत सारे एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन, जैसे कानून व्यवस्था पे एडजर्नमेंट मोशन लेके आएंगे। कॉलिंग अटेंशन जो है, जो SIT बनाई थी शराब के उसमें, उसकी रिपोर्ट के लिए, और जो स्कैम्स हुए हैं, रजिस्ट्री स्कैम है, और किसानों के साथ जो हो रहा है, किसान जो चाहते नहीं हैं, APMC में अमेंडमेंट लाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लेके आएंगे। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो हमने कहा है इस सेशन में हम लेके आएंगे। जी हाँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसले जो विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे और कैसा ये बजट सत्र रहेगा, ये बहुत ही बड़ा मसला है क्योंकि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आ रहा है, विपक्ष किसानों के मसले पर भी बात करेगा, विपक्ष महंगाई के मसले पर भी बात करेगा, विपक्ष जो इस दौरान SIT और शराब का जो घोटाला हुआ उसको लेकर भी मसले पर बात करता हुआ नजर आएगा। दो खास मेहमान फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे मिलवाता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। विजय नेहरा जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है नेहरा जी आपका। और बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त कांग्रेस की तरफ से। बालमुकुंद शर्मा जी, फ्रेम थोड़ा सा ठीक कर लीजिए आप अपना। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल बालमुकुंद जी आप ही से लेना है। किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरेंगे इस बार, क्या क्या तैयारियां हैं बालमुकुंद जी? देखिए, पिछले काफी दिन से आप देख रहे हैं, करीबन 3 महीने का समय हो गया सड़कों पर है किसान, और सरकार ने एक तरह से नजरअंदाज या अनदेखा किया है किसानों को। जैसा कि जानते हैं आप, हमारा जो राष्ट्र है वो कृषि प्रधान है और हमारा राज्य भी कृषि प्रधान राज्य है। तो इसमें सरकार को हम एक नसीहत देना चाहते हैं कि वो किसानों से बात करे जी, और इसका समाधान निकाले। सर्वप्रथम यही है। बाकी हमारी जो विधानसभा विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर टिप्पणियां की हैं, उन पर भी हम प्राइवेट मेंबर बिल लेके आएंगे। आज सरकार को घेरने की बात नहीं है साकेत जी, सरकार हर विषय पर फेल है। आज सरकार अपने आप को सरकार के रूप में ही प्रस्तुत नहीं कर पा रही, ऐसा है सरकार। प्रदेश के गृह मंत्री कुछ राग लाप रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ राग लाप रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिल्कुल अपनी अलग लाइन लेके चल रहे हैं। सरकार को सरकार ही नजर नहीं आ रही। आज काफी दिन से, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सुन रहे हैं। काफी दिन से आप एक लव जिहाद पर एक चर्चा भी हुई है, डिबेट हुई है, आपके साथ भी हुई, दूसरे चैनलों पे भी हमारी हुई है जी। कि बड़ा बढ़ा चढ़ा करके ये लोग कह रहे थे कि प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही है और हम एक कानून लेके आएंगे। उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे थे, दूसरे स्टेट का उदाहरण दे रहे थे। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि इस तरीके के नाम का कोई कानून आएगा नहीं, और आएगा तो हम समर्थन नहीं करेंगे, यानी कि हम उसको विड्रॉल करेंगे एक तरह से। तो एक तरह से वो अविश्वास प्रस्ताव है सरकार के खिलाफ। प्रदेश के DGP की नियुक्ति के बाद 2 साल के लिए 1 साल का एक्सटेंशन मिला है।
प्रदेश के गृह मंत्री कभी राष्ट्रीय गृह मंत्री से मिलते हैं, कभी नड्डा साहब से मिलते हैं। अलग अलग सुर हैं। कोरोना जैसी महामारी पर एक सुर में नहीं है सरकार। सरकार के कुछ मंत्री कहते हैं हमें कोरोना टीका लगवाना चाहिए, मुख्यमंत्री कहते हैं ना हमें तो कोरोना टीका नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, एंटीबॉडीज विकसित हो चुकी है। मतलब व्यक्तिगत विचारों पर आ गई सरकार की लड़ाई। तो मैं समझता हूँ इसको जरा कुछ मुद्दे जो आपने उठाए हैं उन मुद्दों को लेकर नेहरा जी के पास चलते हैं। नेहरा जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है जिनका जिक्र बालमुकुंद जी भी कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने भी सबसे पहले उस खबर को ब्रेक किया था कि जेजेपी की तरफ से ये कह दिया गया कि अगर आप लव जिहाद के मसले पर कानून लाते हैं तो उसका समर्थन नहीं करेंगे। जी, जहां तक बजट की बात है मैं पहले उस पर थोड़ा बातचीत करना चाहूंगा। नहीं, ठीक है, उस पर भी बातचीत कर लेंगे, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, ये तो जेजेपी का विषय है जो आपने जेजेपी के बारे में बातचीत की है, और क्योंकि अभी मैंने देखा था अभी दुष्यंत जी की तरफ से बयान दिखाया जा रहा था। ये जो लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी थी, ये सरकार की तैयारी थी या बीजेपी की तैयारी थी? नहीं, सरकार की तैयारी है। सरकार तो फिर जेजेपी के साथ मिलकर चल रहे हैं ना सर, बिना उनके समर्थन के सरकार थोड़ी चल जाएगी। अभी बातचीत करी जाएगी साकेत जी इस विषय में, दुष्यंत जी से चर्चा की जाएगी। तो इसका मतलब तो ये है कि जब मसौदा तैयार किया गया, गृह मंत्री ने कह दिया कि जो मसौदा तैयार करके हम लोगों ने दे दिया है और बजट सत्र में हम इसको कानून का रूप उड़ा देंगे, यानी कि इन तमाम प्रक्रिया में जेजेपी का कोई किरदार नहीं था, रायशुमारी कोई नहीं की गई। अब आप कह रहे हैं बात की जाएगी उनसे। साकेत जी, इस विषय पे अभी चर्चा चल रही है, इस पे आगे अभी नहीं बढ़े हम लोग। अभी तो मसौदा बन रहा है, चर्चा चल रही है, अभी उस पे फाइनल की स्थिति में थोड़ी है। गृह मंत्री का स्टेटमेंट आ गया कुछ 1-2 दिन पहले। गृह मंत्री का स्टेटमेंट है कि इस बजट सत्र में हम लोग इसको कानून का रूप दे देंगे, उनकी तरफ से तैयारी करके भेज दिया गया है। मैं वही कह रहा हूं साकेत जी आपसे कि बजट सत्र का आप इंतजार तो करिए कम से कम। दुष्यंत जी से चर्चा करने के बाद में, सारी चीजों को फाइनल करने के बाद में ही तो कानून बनेगा। अभी मसौदा बना रहे हैं, मसौदा बनाने से पहले बातचीत नहीं होती क्या? अकेले आपकी सरकार थोड़ी चल रही है, अकेले अपने दम पर आप बहुमत थोड़ी है। आपको बहुमत नहीं मिला था विजय नेहरा जी, भूल गए क्या? बहुमत नहीं मिला था आपको साकेत जी, लेकिन निर्दलियों ने साथ में आके 40 सीटें हमारी अपनी थी, निर्दलीय हमारे साथ थे, जेजेपी ने खुद आकर के हमें सहयोग दिया है सरकार बनाने में। अब तो निर्दलीय भी, अब तो कई निर्दलीय ऐसे हैं जो आपके साथ नहीं है। चलिए, वो पता चल जाएगा जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आपको हरियाणा प्रदेश की जनता को साकेत जी पता चल जाएगा कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। इस लव जिहाद वाले मसले पर कानून बना लेंगे बिना जेजेपी के। देखिए, अभी मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप बजट सत्र का इंतजार करिए। अविश्वास प्रस्ताव वाले मसले पर तो जेजेपी भी आपके साथ ही है ना सर? बिल्कुल। तो वहां तो सरकार आपकी बची जानी है, वहां तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, लव जिहाद के मसले पर जेजेपी ने स्टैंड कर दिया अपना क्लियर कि हम नहीं देंगे साथ। वहां तो आप है ही नहीं बहुमत के आंकड़े में, वहां आप कानून आप बना ही नहीं सकते अकेले अपने दम पर। नहीं, देखिए, उन्होंने कानून के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने नाम से कहा है कि धर्म विशेष के नाम पर कानून नहीं होना चाहिए। इस चीज को लेके मैंने जहां तक सुना है साकेत जी, उन्होंने इस चीज को लेके जरूर कहा है। बाकी कानून के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी चीजें हैं वो पूरी तरह से बजट सत्र के बाद जब आप देखेंगे और उसके दौरान भी जब बीच बीच में हमारी चर्चा चलेगी, सरकार जो भी चीज लेके आएगी वो जेजेपी से पूरा सहयोग, समर्थन, उनसे बातचीत, हर चीज चर्चा करने के बाद ही लेके आएगी। और जो कल से जो बजट सत्र की जो शुरुआत, जो महामहिम जो राज्यपाल महोदय है सत्यदेव नारायण आर्य जी, उनके अभिभाषण से जो शुरुआत होगी, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जो जनहित के बातें हैं उनको वो लेकर के आते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी साकेत जी, रोक रहा हूं, समाज के हर बालमुकुंद शर्मा जी एक सवाल का जवाब दीजिए आप। बालमुकुंद जी, आप अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात नहीं सुन रही है साकेत जी। अच्छा ठीक है, हम चेक करवा लेता हूँ। बालमुकुंद जी, सवाल ये है आपसे कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की आप बात कर रहे हैं, क्या हासिल होगा इससे? सरकार को कोई खतरा नजर आ रहा है क्या आपको? प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम लोगों के बीच में जाते रहते हैं, सड़कों पर भी रहते हैं, मेल मिलाप भी रहता है, सामाजिक कार्यक्रम भी रहते हैं। तो उस समय जो वातावरण होता है प्रदेश का या देश का, तो बाहर जो लोग बोलते हैं तो उसका एक टेस्ट होता है, फ्लोर टेस्ट लगा, और एक टेस्ट भी हो जाता है कि कौन लोग कहाँ खड़े हैं। अब ये निर्दलीय हमारे जितने उम्मीदवार हैं, एक बात देख लीजिए, नेहरा जी को आवाज नहीं जा रही। निर्दलीय जितने विधायक हैं प्रदेश में, वो सरकार से 2-3 तो समर्थन वापिस ले लिया उन लोगों ने। बाकी लोग भी कह रहे हैं कि सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है, सरकार बेरोजगार लोगों के साथ गलत कर रही है। इवन देन जेजेपी के 2 विधायक कह चुके हैं कि भाई सरकार बिल्कुल गलत कर रही है।
लोग, वो जो लोग हैं विधायक जो है वो लोगों में जाके कुछ बयानबाजी करते हैं, चंडीगढ़ आकर के कुछ बयानबाजी करते हैं। तो हमने ये कहा कि भाई देख लेते हैं कौन कितने पानी में है, कौन कहाँ खड़ा है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। और जहां तक साकेत जी, अल्पमत में तो सरकार पहले दिन से है। ये ऐसे दो लोग हैं, ऐसे दो दल हैं जिनकी विचारधारा मेल नहीं खाती, जो एक दूसरे को जमुना पार भेजने की बात करते थे। जब बीजेपी ने नारा दिया 75 पार का, तो जेजेपी ने कहा कि इनको हमने जमुना पार भेजना है। ये तो स्वार्थ का गठबंधन है, बहुत बड़ा स्वार्थ है। देखिए राजनीति में कुछ छोटे मोटे समझौते होते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात होती है, आपस में दो अलग अलग दल बैठ के, दो क्या हमारे तो देश में अब इस तरह की प्रथा भी चल पड़ी है, 10-10 15-15 दल इकट्ठे बैठ करके सरकारें चलाते हैं, लेकिन उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। यहाँ तो एक प्रोग्राम हुआ है कि आप हमें जमानत दे दिए जेल से, तिहाड़ जेल से, हमारे जो परिवार के सदस्य वो बाहर आ जाए और हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं। और वो कर ही रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, और इनके परिवार के सदस्य जेल से बाहर हैं। और तो कोई नया इसमें है नहीं, वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था दिखाने वाली बात बताइए इसमें क्या है। बालमुकुंद जी, आप किसानों के मसले को भी उठाएंगे, भरपूर तरीके से उठाएंगे जैसा आपने कहा, लेकिन किसानों के मसले का हरियाणा विधानसभा में उठना, क्या मौजूदा स्थिति में कोई फर्क पड़ेगा इससे? देखिए ये एक तरह से विशेषाधिकार है उन विधायकों का, सरकार के जो हमारे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो प्राइवेट मेंबर बिल लेके आएंगी कांग्रेस पार्टी, तो वो तो उन लोगों को तय करना, उनका चेहरा बेनकाब होगा। जो अगर उनके अंतर की जमीर उनकी जाग जाएगी, और जिस तरीके से 90 दिन से किसान आज सड़कों पर है, आने वाली पीढ़ियां किसानों की एक तरह से भूखमरी के कगार पर है, जमीनें बिक जाएंगी, नीलाम हो जाएंगी, तो उनका जमीर जागेगा। हमारी विधानसभा में तो 90 में से आप ये मान के चलो 60 के करीब तो ऐसे विधायक जो सीधे किसानी से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। अगर वो अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपनी उनकी पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, जो हम वो पास होकर सरकार गिर जाएगी। और अगर उनका जमीर ही जिंदा नहीं है और उनके कोई अति आत्मविश्वास में है क्या? जी बिल्कुल, ये एक सत्य है। देखिए सत्य को, बालमुकुंद जी मैं ये पूछ रहा हूं कि अति आत्मविश्वास में है क्या? पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता है। तो आज सत्य, इसी सत्य के कसौटी पर अगर खड़े होंगे तो 60 से ज्यादा सदस्य समर्थन करेंगे। सरकार अल्पमत में नहीं है, बहुत आंकड़ा सारा 20-25, जो लोगों, जिन लोगों ने कभी गांव, जिन लोगों ने कभी खेती नहीं की, जिन खेती के साथ दूर दूर का नाता नहीं है, वो सारे 15-20 विधायक हैं। उसमें मुख्यमंत्री जी शामिल हैं, अनिल विज जी शामिल है। इन लोगों ने कभी खेती किसानी से कोई नाता नहीं रहा है इनका। तो ये बहुत 15-20 लोग हैं, इसलिए सरकार, हमें तो लगता है कि 70 विधायक हमारे साथ हैं। एक बार जरा नेहरा जी का रुख कर लेते हैं, अगर नेहरा जी तक आवाज पहुंच रही है। विजेंद्र जी, बालमुकुंद जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को ये अनुमान है, ये उम्मीद है कि 70 विधायक उनके साथ हैं। साकेत जी, आपने मेरे से सवाल किया है जी, एक बार दोहराएंगे, मुझे आपकी बीच में आवाज नहीं आ रही। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस को यह उम्मीद है कि 70 विधायक उनके साथ हैं। देखिए साकेत जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो इनके जो G23 का नेताओं को जो नाम दिया है, वो तो सोनिया जी, राहुल जी के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। और पता चल जाएगा भूपेंद्र हुड्डा जी को, जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस के जो अपने विधायक हैं वो भी विधानसभा से, जब जिस समय ये ला रहे हों अविश्वास प्रस्ताव, कहीं वो भी विधानसभा से उनको छोड़ के चले जाए। 18 विधायकों की जो कम से कम जरूरत पड़ती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी गिनती पूरी ना हो पाए इनकी। तो इस तरह से बड़ी बड़ी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। प्रदेश के जो हित के मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उनको उठाना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, साकेत जी, पहली बार ऐसा प्रयास किया है, चाहे वो पक्ष के लोग हैं चाहे वो विपक्ष के लोग हैं, सबसे एक चर्चा करने के बाद में, सबके सुझाव लेने के बाद में वो बजट को प्रस्तुत करेंगे। और 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी जब बजट पेश करेंगे साकेत जी, पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए विकास और डेवलपमेंट के एक नए आयाम उस बजट से खुलेंगे, सबके हित में। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बजट में प्रावधान करेंगे। जनहित के अंदर ये बजट प्रस्तुत होगा। और इसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से बातें की हैं, इनके जो ख्याली पुलाव हैं, आपके सामने सच्चाई सामने आ जाए। क्योंकि हुड्डा जी कल ही बात कर रहे हैं लाने की, कल पहले दिन ही वो बात कर रहे हैं। तो साकेत जी, कल शाम तक हम लोगों को पता चल जाएगा इनमें कितना दम है। विजेंद्र जी, मैं ये सवाल बालमुकुंद शर्मा जी से भी पूछ रहा था कि कहीं वो अति आत्मविश्वास में तो नहीं है। मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूं, कहीं बीजेपी अति आत्मविश्वास में तो नहीं है?
देखिए कोई अति आत्मविश्वास नहीं है साकेत जी। हम आत्मविश्वास के साथ भरपूर हम ये कह सकते हैं कि किसी घमंड और अहंकार के बिना और किसी भी तरह के अति आत्मविश्वास के बिना हम ये कह सकते हैं कि हमें जो भारतीय जनता पार्टी के अपने जो विधायक हैं, हमारे जेजेपी पार्टी के जो विधायक हैं और निर्दलीयों ने जिन्होंने समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रखा है, वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की ईमानदार जो नीतियां हैं, जिस तरह से नौकरियों में पारदर्शिता के साथ में हमने काम किया है, जिसकी कांग्रेस के नेता भी तारीफ करते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हम लेके आए हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य विभागों के अंदर हम लेके आए हैं जहां 500 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन सब नीतियों के कारण जो विपक्ष के विधायक है वो भी भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं तारीफ करते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस में जी, आप तारीफ करते हैं क्या? क्या कहा? नहीं, देखिए अपने मियाँ मिट्ठू बनना, ये तो अपने ख्याली पुलाव तो ये नहरा जी पता है कौन तारीफ कर रहा है, क्या काम की बात आप ये लोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ रोजगार की बात करिए कि पिछले 45 साल में बेरोजगारी किस स्तर पर जा रही है। आप क्राइम रेशियो की बात करिए, आप ये कल जो 75% रोजगार की बात करने वाले थे, 75% प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा, वो रोजगार कहाँ मिलेगा, जगह कहाँ है। मतलब आप कानून बनाने जा रहे हैं और आपके पास एक्सरसाइज ही नहीं है। अगर आज जो कानून बनाया इन्होंने, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने एक्सरसाइज करके ये बताया कि 2000 नौकरी मिलेंगी, 4000 मिलेंगी, 5000 मिलेंगी। कहीं कोई डाटा है इनके पास? ये कह रहे ट्रस्ट में, सोसाइटी में। मेरी बात सुनो, आप तो बता देते, डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बता पा रहे? अब आप कहां से बताएंगे, अब ये बताने लगता। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो ये कहते हैं, साकेत जी मैं गलत कह रहा तो आप मुझे दुरुस्त कर दीजिए, वो ये कहते हैं कि ये कानून बनाने से 20,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। कोई ऐसे शब्द, कोई आंकड़े दिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने? उन्होंने कहा ट्रस्ट में नौकरी मिल जाएगी। ट्रस्ट तो मेरा भी है, एनजीओ हमारा है, सोसाइटियां बहुत हैं प्रदेश में, कहां मिल जाएंगी, कितनी नौकरी मिल जाएंगी? आंकड़ों के जब आप इतना बड़ा कानून लेके आ रहे हो, उसका क्रेडिट लेना चाहते हो, और सबसे बड़ी बात है उसका क्रेडिट जेजेपी अकेले लेना चाहती है कि हमारे मैनिफेस्टो में था। भाई आपके मैनिफेस्टो में तो 5100 रुपये पेंशन भी नहीं थी, आपके मैनिफेस्टो में तो और बहुत चीजें थी। तो सरकार के अलग अलग सुर दिखाई देते हैं। मैं इनसे ये निवेदन करना चाहता हूं, ये ट्रांसफर तो प्रशासनिक मामला है, हम राजनीतिक लोग हैं। साकेत जी जो हम आपसे बात कर रहे हैं, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हमारा काम शासन का है। जो शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना वो हमारी ड्यूटी है। ये तो प्रशासनिक मामला है कि भाई उसको आप ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। अब कल आपको कह देंगे भाई हमने बायोमेट्रिक लगा दिया, हाजिरी लगा दी, तो ये क्या बड़ी बात है? भाई हाजिरी तो सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जो लोग नौकरी पर नहीं आ रहे थे उनको लगाम लगाने के लिए प्रशासनिक मामला है। हम जो लोग बात करते हैं, जो हम लोग प्रवक्ता है, हम शासन के लोग हैं। राजनीतिक लोग केवल शासन पर नीतियां बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने का काम प्रशासनिक सत्र का। आप उसका क्रेडिट लिए जा रहे हैं। आप ये बताइए, आपने ये पॉलिसी बनाई, आप 20,000 रोजगार दे पाएंगे, वो क्या है आपके पास बायोडाटा इस चीज का पूरा क्या है कि आप कितने लोगों को रोजगार देंगे इस कानून से? या केवल आप लोगों को बहकाने के लिए, मिसगाइड करने के लिए एक अंधेरे में तीर चला रहे हो? आपने क्या एक्सरसाइज की इस पे? मैं बताता हूं साकेत जी इनको। जी साकेत जी देखिए, एक तो मेरे बड़े भाई हैं और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आंकड़े, मैं उनको आंकड़े के हिसाब से बता देता हूं। बालमुकुंद जी, पिछले 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप नोट कर लीजिए और कहीं चेक कर लेना, 1 लाख सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया। अब मैं आप बता सुनिए, मैंने सुनी थी आपकी बात, मुझे भी बुरी लग रही थी कुछ बातें जो आप बोल रहे थे। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने जो विधानसभा के पटल पे आंकड़े रखे थे उसमें 18,020 सरकारी नौकरी आपने पहले 5 साल के कार्यकाल में देने का काम किया। आप बताना इस चीज को। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने ऐसा प्रावधान किया है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी ये सरकार करेगी। आपकी सरकार के अंदर देखिए भ्रष्टाचार का कितना बुरा हाल था, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम जो है वो हमारी सरकार ने किया है। ईमानदारी से नौकरी देने का काम जो है वो हमारी सरकार ने किया है। आप अपने राज्य की तुलना अगर आज के राज्य से करेंगे बालमुकुंद जी, आपको स्वयं एहसास होगा। आपके तो पूर्व में जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अशोक तंवर जी, वो खुद हुड्डा जी के ऊपर आज तक आरोप लगाते हैं। उन्होंने खुद आरोप लगाया था कि टिकट तक 5-5 करोड़ रुपए में लेके पैसे भेजते हैं आप लोगों की पार्टी। तो आप लोग कैसे बात कर सकते हो? और भ्रष्टाचार के मामले में आपके नेता माला पहनवाते थे, स्वागत करवाते थे, बड़े बड़े कार्यक्रम कराते थे, पैसे लेकर के नौकरी बांटने का काम आप करते थे। मेरा खुद का सागरपुर गांव है, मेरे गांव से 10 से 12 जो लोग हैं सरकारी नौकरी लगे हैं। ऐसे ऐसे गरीब घरों से लगे हैं साकेत जी, जो दलित बस्ती में से, जो जिनका पिताजी भी नहीं है, माताजी भी नहीं है, 2 बहनें हैं, सगी दोनों बहनें जो गवर्नमेंट जॉब लगी हैं,
कांग्रेस का राज होता तो जीवन भर वो नौकरी लग नहीं सकती थी सरकारी। तो ऐसे ऐसे लोगों को हमने रोजगार देने का काम किया है। बाल मुकुंद जी, सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। एक विपक्ष के नाते जो सकारात्मक मुद्दे आप लोगों को उठाना चाहिए, ठीक है, जरा काउंटर ले लेते हैं। लेकिन इस तरह की जो बातें हैं उनका करने का कोई फायदा नहीं है। और भूपेंद्र हुड्डा जी और आपकी पार्टी के अंदर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, आज विवेक बंसल जी को सुन लीजिए, उन्होंने क्या बोला है, किस तरह से उन्होंने बोला है हुड्डा जी और जो G23 के नेता उनके बारे में कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपके शीर्ष नेतृत्व को धमकाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बाल मुकुंद जी से जवाब लेते हैं। बाल मुकुंद जी में तो खुद ही घमासान मचा पड़ा है। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, दोनों बातें अलग अलग हैं। मैं राजनीतिक टिप्पणी पर आता हूं। जो विवेक बंसल जी ने कहा, ये उनका विचार है और उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये तो राजनीतिक परिपक्वता की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये निजी क्षेत्र के लिए आज आप कानून लेकर आए हैं और आप बता रहे सरकारी नौकरियों का आंकड़ा। साकेत जी, आप या तो आप इनको दुरुस्त कीजिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा। निजी क्षेत्र में इन्होंने 75% का ये जो कानून लेके आए हैं, तो निजी क्षेत्र की 10 कंपनियों के नाम गिनाते, ये नेहरा जी गिना दें कि कहां फायदा होगा। आपने सोसाइटी की बात की, एक मिनट पूरी बात। साकेत जी, मैं कहना चाहता हूँ, सोसाइटी तो GHSB है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है। अब उसमें 2 चौकीदार लगते हैं, क्या उसमें से एक चौकीदार हरियाणा का सुनिश्चित कर देंगे? ये ट्रस्ट है। ट्रस्ट तो बहुत से प्राइवेट ट्रस्ट हैं, कॉलेज है वो भी प्राइवेट है, क्या उन कॉलेजा में ये 75% सुनिश्चित कर पाएंगे? कोई एक आंकड़ा, जैसे जींद में जींद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो एक ट्रस्ट है, तो क्या उसमें वो 75% रोजगार देंगे? ये सुनिश्चित करें, या ये आज की डेट से आगे सुनिश्चित होगा, या पीछे वाला भी कोटा में रह जाएगा, बैकलॉग भी 75% देंगे? कोई स्पष्ट नहीं हुआ साकेत जी। भाई, जींद में 4 ट्रस्ट हैं, 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो स्कूल भी ट्रस्टों में आते हैं। SD स्कूल है, गोपाल विद्या मंदिर है, तो ये सब ट्रस्ट हैं। तो क्या उन स्कूलों में ये 75% आरक्षण देंगे? सभी स्कूलों, सब आर्य कन्या कॉलेज है, सब हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे प्रदेश में SD कॉलेज है, ये सब ट्रस्ट हैं। तो इस तरीके से इनको खुले तौर पर बताना चाहिए था कि ये जितने कॉलेजेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेज हैं, ट्रस्ट हैं, 90% ट्रस्ट के अधीन आते हैं हमारे हरियाणा में स्कूल और कॉलेज। क्या उसमें 75% आरक्षण करने की व्यवस्था है? और वो बैकलॉग भी भरा जाएगा या आगे से करेंगे? अगर करेंगे तो क्या वो प्राइवेट कॉलेज ऐड के माध्यम से करेंगे? तो बहुत से सवाल थे ना जी उनका जवाब देने से। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम कुछ ही दिनों में इसका खाका तैयार करके पेश कर देंगे। आज जब वो खाका तैयार करके पेश कर देंगे तो मैं निवेदन करूंगा साकेत जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपका चैनल बड़े ज्वलंत मुद्दे उठाता है, तो जब ये खाका तैयार कर देंगे तो हम फिर आके बैठ जाएंगे और आपसे निवेदन करेंगे आप एक वो कराएं। बहुत अच्छी बात है ये। अगर ये इंप्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से होता है तो प्रदेश के लिए बड़ी खुशी खबर है, बहुत अच्छी खबर है ये, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा ये तो कुछ अभी तक तो बताया नहीं गया। चलिए, ये हो सकता है कि बजट सत्र के दौरान इस पर जब विस्तार से वो चर्चा करें तो फिर आपको भी इस बात की जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन बाल मुकुंद जी, मैं इनको पहले नाम बता देता हूं साकेत जी। एक सेकंड नेहरा जी ने जिस बात का जिक्र किया, बाल मुकुंद जी, आपके प्रदेश प्रभारी का, बंसल साहब का, उनका स्टेटमेंट आज हम लोग सुन भी रहे थे। वो ये कह रहे कि जो G23 वाले लोग हैं ये सब मौका परस्त लोग हैं, जब तक इनको राज्यसभा मिलती रही तब तक ये बहुत अच्छे से गुणगान करते रहे, अब इस तरीके की बातें हो रही है। तो उस G23 में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, क्या? जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या कोई कार्रवाई भी होगी? क्या बंसल साहब लिखेंगे क्या आला कमान को कि इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये G23 जो नेता है ना जी, इनमें से 1-2 को छोड़ करके बाकी तो आधारहीन है सब। एक आध व्यक्ति ऐसा है जिसका पब्लिक में कोई लेना देना है, और दूसरा जी का मतलब क्या मानते हैं, कोई इसको ग्रुप कहता है, कोई इसको ग्रांट कहता है, बुजुर्ग लोग हैं। तो देखो, इतना तो सम्मान बुजुर्ग लोगों का होना चाहिए। मतलब आप मान रहे हैं ना कि कांग्रेस में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा शब्दों के साथ, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। 2 बातें हैं, कभी 2 अर्थी बातों पर नहीं जाना चाहता। मैं पूरा हरियाणा आपको देख रहा है, जो लोग रिटायर हुए आज, गुलाम नबी आजाद जी जैसे लोग हैं, तो कभी तो बदलाव, परिवर्तन तो संसार का नियम है ना, उनको बैठना चाहिए ना। कितना दिया उनको कांग्रेस ने? अब कपिल सिब्बल, वो कभी पंचायत मेंबर नहीं बने सीधे तौर पर। अब कुलदीप शर्मा हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वजह से 1 बार 2 बार विधायक बने हैं, कभी पंचायत मेंबर नहीं बने। अब इसमें क्या बात है? मैं कहता हूं, मैं नाम ले लेके बताता हूं आपको। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, उधर G20 में भी चले गए वो, और उनके पुत्र है वो प्रियंका गांधी के प्रोग्राम में सेम टाइम में चले गए। तो ये रास्ता देखना, ये और इसके बारे में बोल देना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। जो G23 वाले नेता हैं, इनको अब विदाई लेनी है, इनको विदाई पार्टी का समय है, इनको ये हंस के ले लें
या मनमुटाव करके ले ले। इनका किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। G23 के जितने भी आधार वाले नेता हैं वो सबको विदाई ले लेनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, वो लेनी पड़ेगी, उनको मजबूरी है उनकी, उनका कोई अस्तित्व, कोई उनको यहाँ कोई ज्यादा उनका वो रहा नहीं। ये तो आधार वाले जो परिवर्तन नेता हैं संसार G23 के, उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तो हैं, उनको उनके लिए भी आप कह रहे हैं कि उनको भी विदाई ले लेनी चाहिए अब? साकेत जी, वो मैं भी तो जवाब उनका दे तो देता हूं इनको थोड़ा सा। मैं बताता हूँ आपको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वहां प्रोग्राम में गए थे, लेकिन उनके जो पुत्र हैं उसी दिन उसी समय प्रियंका जी के प्रोग्राम में पंचायत सम्मेलन में थे वहां उत्तर प्रदेश में। तो आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। जो विदाई लेने वाली मैं बात आप साकेत कर जी रहे पे जवाब देता हैं, हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उसमें शामिल है ना, उन विदाई वाले हाँ नेताओं? शामिल है जी, बिल्कुल शामिल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मुश्किल होता है ऐसे सुनिए। बयान देना किसी प्रवक्ता के लिए, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बालमुकुंद जी। इसलिए कांग्रेस की तरफ से जब आप आते हैं तो हमें लगता है कि कुछ स्पष्ट बयान सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।